नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के एवं सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में अच्छी पढ़ाई करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 2 चल रहा है और नाम है सिंपल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन। ये चैप्टर है, इस पे वीडियो नंबर 7 है। कंपोजिट सेक्शन पे हम सवाल कर रहे थे, उस पे टाइप 5 का ये प्रश्न है। एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने लिए हैं, कैसा भी आ जाए आप कर पाए उस दृष्टि से। ये सवाल में जो जो चीजें काम आनी है, एक तो नली यानी ट्यूब, नट, बोल्ट, इस प्रकार के बातें इसमें प्रश्न में आने वाली है। हम इसको कई बार नली नट बोल्ट वाले प्रश्न भी कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के पहले आप समझें, ये एक ट्यूब है, दिख रही है आप, ये मैंने एरो लगाया ना यहाँ पे, ट्यूब, इसको मैंने कॉपर की मान ली कुछ समय के लिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली ये ट्यूब है और उसके अंदर आप देख रहे हैं बोल्ट है। देखिए लिखा है बोल्ट, इसको मैंने स्टील को मान लिया। कोई आवश्यक नहीं है बोल्ट स्टील का हो सकता है कि बोल्ट कॉपर का हो, ट्यूब स्टील का हो सकता है बोल्ट ट्यूब दोनों ही स्टील के हों, दोनों ही कॉपर के हों। अब इस नली में से, इस ट्यूब में से ये बोल्ट हमने यहां से डाला अंदर, छेद बाहर निकल गया। ये बोल्ट का हेड है, हेड ऑफ बोल्ट यानी बोल्ट का शीर्ष। जब बोल्ट का शीर्ष नली से भिड़ जाएगा, टक्कर खा जाएगा यहाँ पे, तो वहां देखिए बोल्ट बाहर निकल गया। ये बोल्ट के ऊपर चूड़ियां हैं, थ्रेड्स हैं, और हम क्या करेंगे, इधर जाके ये दिख रहा नट आपको, नट, इस नट को इस बोल्ट के ऊपर चढ़ाएंगे और कसेंगे ऐसे यूं, जैसे बोल्ट के ऊपर नट चढ़ाते हैं ना, उनको चूड़ियां कसते हैं। तो जो जो हम इस नट को कसेंगे, क्या होगा, ट्यूब पर दबाव पड़ेगा, ट्यूब दबेगी, ट्यूब दबेगी तो बोल्ट खींचेगा बाहर। जैसे ही हम इसको नट को कसेंगे, ये नट है ना, ये नट, नट को हम जैसे ही यूं कसेंगे, इस प्रकार से टाइट करेंगे पाने से, तो ट्यूब तो दबेगी और बोल्ट खींचेगा। दबने का मतलब क्या होता है, कंप्रेस हो रही है, ट्यूब में कंप्रेशन हो रहा है और बोल्ट में टेंशन हो रहा है, बाहर आ रहा बोल्ट। ये चीज समझने की है। मैंने लिखा यहाँ पे, when nut is tightened, when nut is tightened यानी जब नट को कसा जाता है, ट्यूब इज कंप्रेस्ड। ये मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इस बार इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोल ही रहा हूं मैं। ट्यूब इज कंप्रेस्ड यानी ट्यूब दबती है, यानी ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्स होता है। एंड बोल्ट इज पुल्ड, बोल्ट खींचा जाता है बाहर की तरफ। देखो मैंने एरो इधर लगाया ना, इधर एरो लगाया, यानी ट्यूब तो दब रही है और बोल्ट खींच रहा है, उस पर टेंशन आ रहा है। हमने सुविधा की दृष्टि से बोल्ट को 1 कह दिया है और ट्यूब को 2 कह दिया है। तो कंप्रेसिव फोर्स होगा ट्यूब में, टेंशन फोर्स होगा बोल्ट में। इसको P1 कहा, उसको P2 कहा। अब देखिएगा, ये जो हम ट्यूब की बात कर रहे हैं, ट्यूब देखिएगा आप, अगर मैं ट्यूब को बनाऊं क्रॉस सेक्शन, ऐसा होगा ना, इस प्रकार से। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये वाली ट्यूब, अगर ट्यूब को मैं, ट्यूब में से बोल्ट को बाहर निकाल लूं खींच के और साइड से देखूं, तो ट्यूब ऐसा देखेगा, साइड से खोखला होता है। ये उसका अंदर का डायमीटर, ये उसका बाहर का डायमीटर, इस तरह से। तो जो ट्यूब का बाहर का डायमीटर है, उसको मैंने कहा है कैपिटल डी, और अंदर का डायमीटर को कहा मैंने स्मॉल डी।
और बोल्ट का जो डायमीटर है, ये बोल्ट का डायमीटर, इसको मैंने कहा डी डैश, बोल्ट के डायमीटर को मैंने डी डैश कह दिया है। अल्टीमेट केस में ये भी हो सकता है कि जो डी डैश हो वो स्मॉल डी के बराबर हो जाए, यानी अगर नली जो है उसका जो अंदर का डायमीटर मान लीजिए 20 mm है, तो बोल्ट का डायमीटर 20 हो सकता है ज्यादा, लेकिन कुछ गैप जरूरी होता है, इसलिए हमने थोड़ा कम कर दिया है। देखिए आप देख रहे हैं गैप दिख रहा है, ये गैप, ये गैप दिख रहा है वो वाला। अब मोटे तौर पे बात क्या समझी आपने अब तक, कि इस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ से बोल्ट डाला, जैसे ही बोल्ट का हेड यहाँ जाके भिड़ा ट्यूब से, हमने उधर एक नट कसा, ये नट है, नट कसा, जो ही नट को कसेंगे तो ट्यूब तो दबेगी, बोल्ट खींचेगा। ये बोल्ट की चूड़ियां हैं जो बाहर निकल रही है ना, वो बोल्ट, ये बोल्ट का वो दूसरा, ये तो बोल्ट का हेड है, और वो बोल्ट का दूसरा सिरा है जो बाहर निकला हुआ। देखो ये जो ये बाहर दिख रहा है निकला हुआ, ये बोल्ट है ये, और ये नट है। नट को कसने से ट्यूब दबती है, बोल्ट खींचता है, यानी ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्स, बोल्ट में टेंसाइल फोर्स। अब ये जो पूरा कंपोजिट सेक्शन है जो दिख रहा है आपको पूरा, इसकी लेंथ है L, यानी ट्यूब की लंबाई कहो तो L, बोल्ट की लंबाई कहो तो L, यानी कि हम कह सकते हैं L1 बराबर L2 बराबर L, L1 बराबर L2 बराबर L। और ये आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ पे देखो डायमेंशन बता दी मैंने, ये बोल्ट है ना, बोल्ट, इसका डायमीटर है डी डैश, ट्यूब है उसका जो बाहर का डायमीटर ट्यूब का वो कैपिटल डी, और अंदर का डायमीटर कितना है इसका, स्मॉल डी। ये देखिए साहब आप इधर से पता, ये ट्यूब का अंदर का डायमीटर यहाँ पे। अब क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई ट्यूब और बोल्ट में स्ट्रेस कितने डेवलप हो गए, ट्यूब और बोल्ट में प्रतिबल ज्ञात करो। तो हम उसके लिए दो इक्वेशन बनाएंगे, दो अननोन है ना, ट्यूब में स्ट्रेस और बोल्ट में स्ट्रेस, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। पहली इक्वेशन क्या होगी, पहली इक्वेशन ये होगी, देखिए ये जो सिस्टम बना है पूरा, हमने जब नट को कसा तो ट्यूब दबी और बोल्ट खींचा, यानी ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्स, बोल्ट में टेंसाइल फोर्स, फोर्स लग रहे हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, एक कंप्रेसिव है एक टेंशन है, पर साम्यावस्था बरकरार है, देयर इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए P1 बराबर P2, यानी कि टेंसाइल फोर्स P1 बराबर कंप्रेसिव फोर्स P2, C मतलब कंप्रेसिव, T मतलब टेंसाइल। बोल्ट में टेंसाइल फोर्स और ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्स बराबर होंगे, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्मॉल P1 इंटू A1 बराबर स्मॉल P2 इंटू A2। अगेन अब देखिएगा, व्हेन नट इज टाइटन्ड, जब नट को कसते हैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब इज डिक्रीज्ड, ट्यूब की लंबाई कम होगी, क्यों, कंप्रेसिव फोर्स है, देखा ना, कंप्रेसिव फोर्स। एंड लेंथ ऑफ बोल्ट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, जब फोर्स कंप्रेशन होता है तो लंबाई को कम करेगा, और जब फोर्स टेंसाइल होता है तो लंबाई को बढ़ाएगा। लेकिन ये दोनों काम हो कब रहे हैं, जब नट को कसते हैं। जितना नट का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, जितना नट का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, हम जब नट को कसते हैं ना, जैसे नट को हमने मान लीजिए कसा, मान लीजिए कसा हमने इसको 2 mm, 2 मिलीमीटर, तो उस 2 मिलीमीटर में क्या हो गया कि ट्यूब दबी भी है और बोल्ट खींचा भी है, दोनों काम साथ हो रहे हैं। जैसे ट्यूब दबी मान लीजिए 1.5 mm, तो बोल्ट खींचा आधा mm, ट्यूब दबी 1.25 mm, बोल्ट खींचा 0.25 mm, यानी कि बोल्ट की लंबाई में वृद्धि और ट्यूब की लंबाई में कमी, यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस एक्सटेंशन ऑफ बोल्ट, ये दोनों मिलकर दो होंगे, 2 mm होंगे, ये ध्यान रखना। अगर नट सरकता आगे मान लीजिए 4 mm, तो ट्यूब की लंबाई में जो कमी होगी और बोल्ट की लंबाई में जो वृद्धि होगी, दोनों मिलकर 4 mm होंगे, क्योंकि ये दोनों काम तभी हो रहे हैं जब नट को कस रहे हैं। ये बात समझने की, ये खास करके बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये लिखेंगे
इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोल्ट प्लस डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी कि बोल्ट की लंबाई में वृद्धि और छड़ की लंबाई ट्यूब की लंबाई में कमी, ये लिखा ना, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोल्ट एंड डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों मिलकर क्या लिखा है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ नट। नट का फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है नट को आगे कितना सरकना है, वो ये चीज आपको याद करिए। अब हमने बोल्ट के लिए क्या कहा था, 1, तो डेल्टा L1, ट्यूब के लिए 2, डेल्टा L2 बराबर एस। एस का मतलब फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नट। ये नट की सरगन है, ये नट कितना सरका आगे। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ई, स्ट्रेस P1 L अपॉन E1, P2 L अपॉन, क्योंकि L1 L2 बराबर है L के। अब ये जो चीज देख रहे हैं आप, नट की सरगन S, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नट, उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, N इंटू पी। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑफ नट, P मतलब उसका पिच। क्या होता है कई बार N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न कह दो या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कह दो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नट को कितना आपने घुमाया। क्या होता है नॉर्मली, नट को अगर हम एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो उसकी एक चूड़ी सरक जाती है। नट को जब हम एक चक्कर पूरा घुमाते हैं ना, एक चक्कर, एक चूड़ी सरकती है, यानी पिच के बराबर। 2 घुमाएंगे चक्कर तो 2 चूड़ी सरक जाएगी। ये नट का सिंपल सा हिसाब होता है। तो मैं लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नट। अब नंबर ऑफ जो होता है रिवोल्यूशन में क्या मतलब होता है कि अगर 360 डिग्री घुमाया नट को, 360 डिग्री, अगर हम नट को घुमाते हैं 360 डिग्री तो एन होता है 1। 180 डिग्री घुमाते हैं एन होता है आधा। 90 डिग्री घुमाते हैं एन होता है 1/4। ये ध्यान रखिएगा, नट कभी भी आपके क्वेश्चंस में नॉर्मली कहा जाएगा नट को आधा चक्कर घुमाया, ऐसा नॉर्मली आपसे कहा जाएगा। एक चक्कर तो बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या, आप शुरुआत में जब ये बोल्ट बाहर निकलेगा, आप नट कसेंगे हाथ से तो फ्रीली कसेंगे, शुरू में तो कोई ताकत लगती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नट आगे यहाँ से भिड़ेगा ट्यूब से, तब आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अब ताकत लगनी शुरू होती है, ताकत हाथ से लगती है, फिर आपको पाना होगा हाथ में, पाने से कसोगे, वो आधा चक्कर मुश्किल से होता है, एक चक्कर होता ही नहीं, वो एक चक्कर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली आपको मिलेगा नट को आधा चक्कर घुमाया, यानी 180 डिग्री घुमाया, यानी कि आधी चूड़ी ही सरकी नट की, पूरी भी नहीं सरकी है, केवल आधी। समझने की बात है। जब एक चक्कर घुमाते हैं ना तो एक चूड़ी सरकती है, 2 चक्कर में 2 चूड़ी, आधा चक्कर में आधी चूड़ी। इसलिए हम कहेंगे एस यानी नट की सरगन बराबर एन इंटू पिच। एक चक्कर एक चूड़ी तो एन पी, 2 चक्कर 2 चूड़ी, P इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर में एक चूड़ी सकती है, एक चक्कर में एक चूड़ी, 2 चक्कर में 2 चूड़ी, 3 चक्कर में 3 चूड़ी, एन चक्कर में एन चूड़ी। चूड़ी मतलब पिच, पिच का। अब पिच कैसे निकालना है, पिच कैसे निकालना है, पिच आपको या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, 1 mm, आधा mm, 2 mm, जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। नहीं तो कई बार बड़ी टिपिकल भाषा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया देर आर 5 थ्रेड्स इन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 5 चूड़ियां हैं, ऐसा कह दिया आपको। 2 सेंटीमीटर में 5 चूड़ियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 चूड़ियों के लिए 2 सेंटीमीटर की जगह है। 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर है, हमने बताया इसको mm में। 2 सेंटीमीटर में 20 mm होते हैं। तो 5 चूड़ियों के लिए 2 सेंटीमीटर या 5 चूड़ियों के लिए 20 mm। अगर 5 चूड़ियों के लिए 20 mm है, एक चूड़ी के लिए कितना होगा, 20/5 यानी 4 mm, वो पिच हो गया। भाई एक चूड़ी के लिए जो जगह होती है वो पिच कहलाती है, ठीक है ना। तो पिच इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए, 4 mm। इसी तरह से अगर कभी कहते हैं आपको 1 सेंटीमीटर में 4 थ्रेड्स है, यानी कि 4 थ्रेड्स यानी 4 चूड़ियों के लिए 10 mm है, तो एक थ्रेड के लिए कितनी हो जाएगी, 10/4 2.5 mm, तो पिच कितना होगा, 2.5 mm होगा। तो या तो आपको पिच डायरेक्टली दे देंगे या फिर इस प्रकार की भाषा देंगे आपको पिच निकालने के लिए। किसी भी तरीके से आप पिच निकाल पाएंगे आराम से। और रही बात एन की, एन तो आपको साफ साफ कहा जाएगा कि आधा चक्कर घुमाया, 3/4 चक्कर घुमाया, 1 चक्कर घुमाया। और चक्कर नहीं देंगे तो डिग्री दे देंगे। तो नॉर्मली मैंने बता दिया
360 डिग्री की जब बात करेंगे ना, 360 डिग्री की एन 1 होता है, 180 डिग्री एन आधा होता है, 90 डिग्री एन 1/4 होता है बस। तो उसके हिसाब से जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से आप एन निकाल पाएंगे। एन निकल जाएगा, पी दे रखा आपको एन टू पी मिल जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया है, एल कॉमन ले लिया, क्योंकि एल तो कॉमन लेंथ है दोनों की, एल बार ले लिया है, तो एल बार आएगा, उधर जाके भाग लग जाएगा, एन पी अपॉन एल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2, P1 अपॉन E1 प्लस P2 अपॉन E2 इज इक्वल टू एन पिच अपॉन एल। मेरी आपको राय है, एग्जाम में जब क्वेश्चन करें आप, ये तो मैंने आपको इतना डीप में समझा है इसलिए समय लग रहा है। एग्जाम क्वेश्चन इस वगैरह आता है नट बोल्ट का, तो आपको पहले लिखना है फॉर इक्विलिब्रियम टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इन द ट्यूब, P1 इज इक्वल टू P2 या स्मॉल P1 A1 इज इक्वल टू स्मॉल P2 A2, ये लिखना आपको। फिर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, फिर ये लिखना आपको डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 बराबर S, डेल्टा L1 चेंज इन लेंथ ऑफ ट्यूब, डेल्टा L2 चेंज इन लेंथ ऑफ बोल्ट, ये है कमी रिडक्शन, ये है वृद्धि इंक्रीज, बराबर एस, एस है नट की सरकन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नट, और ये इतना लिख के एनपी बाकी सब आपको सामने दिखिए आपको। अब आपको देखो इसमें एन पता है, पी पता है, लेंथ और पूरा सिस्टम पता है, E1 E2 यंग मॉडल्स पता है, अननोन है P1 P2, और उधर भी देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी देखिएगा A1 और A2 आपको पता होंगे। तो स्मॉल P1 स्मॉल P2 में इक्वेशन एक तो ये है, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली है। इनको सॉल्व करके आप P1 P2 निकाल सकते हो। अब जो P1 होगा वो होगा स्ट्रेस इन बोल्ट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, P2 होगा स्ट्रेस इन ट्यूब, वो होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये होगा टेंशन, वो होगा कंप्रेशन, तो मतलब ट्यूब। मेरे ख्याल से आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी पूरी। अब एक सवाल जो एग्जाम आया हुआ है 2003 में, ये 2003 की प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। इसमें आपको दिया हुआ है, ये आपको मैं दे रहा हूँ होम असाइनमेंट, ये आपको काम घर पे करना है, आंसर दे रहा हूँ। ये जो हमारी बुक है, हमारी जो बुक लिखी हुई है ना रेशो पब्लिकेशन की, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है नोट्स के अंदर, उसमें एग्जाम्पल 9 है, सॉल्ट एग्जाम्पल है किताब में, पेज नंबर 13 पर, और पेज नंबर 13-14 पर, पेज नंबर 13-14 पर ये सॉल्ट एग्जाम्पल है। और मैंने जो आपको पीडीएफ दी है उसके अंदर आपको मिलेगा पेज नंबर 2.53 2.54 पे, ये बुक की पीडीएफ है, उसके अंदर सॉल्ट एग्जाम्पल है, उसको पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, या मैंने आपको या आपको समझाया मैंने पूरा इंग्लिश के अंदर। तो आपको दे रखा है कि ट्यूब का जो बाहर का डायमीटर वो 35 mm है, ट्यूब का जो अंदर का डायमीटर 25 mm है, बोल्ट का डायमीटर 20 mm है, पिच दे रखा सीधा 2 mm, लंबाई दी है 500 mm, एन दिए आधा, हाफ राउंड का ना, हाफ राउंड काटा है तो आधा चक्कर हो गया तो एन आधा हो गया। स्टील का यंग मॉडल से 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, कॉपर का यंग मॉडल से 1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इस तरह से सब कुछ दे दिया है। और ये दो इक्वेशन काम लेकर, एक तो ये वाली P1 A1 इज इक्वल टू P2 A2, और एक ये वाली P1 अपॉन E1 प्लस P2 अपॉन A2 इज इक्वल टू N टू P अपॉन L, ये करके आप आराम से P1 P2 निकाल सकते हो। तो ये P1 आएगा आपका 171.42 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल, P2 आएगा 114.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेशन। और हिंट आपको और दे देता हूँ मैं, एक हिंट और दे रहा हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए कि P1 प्लस 2P2 बराबर 400 आएगा, P1 प्लस 2P2 बराबर 400 आएगा यहां से, इस इक्वेशन से, इससे। और P1 बराबर 1.5 P2 आएगा, P1 इज इक्वल टू 1.5 P2, ये आपको यहां से मिलेगा A1 A2 को मान रखने से। तो आप आराम से ये होने के बाद में P1 की जगह 1.5 P2 यहाँ लिख देंगे तो P2 निकल जाएगा, और P2 वापस यहाँ डाल देंगे तो P1 निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका P1 बराबर P2 बराबर दोनों आ जाएंगे। P1 आएगा 171.42 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंशन, और P2 आएगा 114.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेशन। ये टेंशन कंप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ट्यूब में हमेशा कंप्रेशन होता है, बोल्ट में हमेशा टेंशन होता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा, और आप इस सवाल को जरूर करेंगे। हमारे इस किताब के अंदर भी ये एग्जाम्पल नंबर 9
It is all over about this video. Thank you.